वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही रेलेवेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स के अंदर में, जो कि है आपका यूनिट नंबर 2 और जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये थोड़ा वास्ट है, थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स, और इसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगी। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो बेसिक चीज़ें और भी है, क्योंकि इसमें हमारे पास कई सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो एक एक प्रोविजंस को हम लोग को बहुत आराम से डिस्कस करना होगा। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। हमारे पास कितनी टोटल हेड होती है? 5 हेड ऑफ इनकम होती है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस होती है, कैपिटल गेन होती है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। ठीक है, तो ये 5 हेड ऑफ इनकम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें जो पहला हेड ऑफ इनकम होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरीज। और आज हमें इसी टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2, जो कि हमारा है इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, सबसे पहली बात आती है कि सैलरी होती क्या है। ठीक है, सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन होता क्या है? जब कभी भी हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो जो हम अपना परफॉर्मेंस देते हैं या जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बदले मुझे कंसिडरेशन मिलता है। ठीक, इन रिस्पेक्ट कि हमने जो भी परफॉर्मेंस किया है, जो भी हमने आउटपुट दिया है उन्हें, उसके बदले में मुझे कंसिडरेशन के तौर पे कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है, और उसी रेम्यूनरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इमोल्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैलरी के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है जो कि मुझे मिलता है। सर, मिलने को तो हम लोग कई जगह मेहनत करते हैं और मेहनत करने पे हमको कई बार कंसिडरेशन मिलता है, तो क्या वो सारा का सारा सैलरी कहलाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे, सर अगर मैं पार्टनर हूं किसी बिजनेस फर्म में और मैं पार्टनर के तौर पे वहां काम करता हूं और मुझे वहां पे प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, तो क्या वो भी सैलरी होगी? सर, मैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और मुझे वहां पे प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, समथिंग रिटर्न मिलता है, कंसिडरेशन मिलता है, क्या वो भी सैलरी का हिस्सा है? या मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूं और वहां से मुझे जो पैसा मिलता है, क्या वो मेरे सैलरी का हिस्सा बनता है? कई सारे ऐसे डाउट्स हैं जो कि एक एक करके धीरे धीरे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं कि आखिर सैलरी कब मानी जाएगी, यानी कि ऐसी कंसिडरेशन को हम कब सैलरी मानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, ये जो है वो होगा एम्प्लॉयर। क्या होगा? एम्प्लॉयर। और ये व्यक्ति होगा एम्प्लॉय। ठीक है, अगर एक व्यक्ति अपने एम्प्लॉयर को कोई भी वर्क करता है उसके लिए, और उसके बदले में एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई भी कंसिडरेशन देता है, कोई भी कंसिडरेशन देता है, तब हम उसे नाम क्या देंगे? सैलरी का। ठीक है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कोई काम करवाता है, वर्क कराता है, और उसके बदले में अगर कोई भी कंसिडरेशन देता है, कोई भी कंसिडरेशन देता है, कोई भी का मतलब मॉनेटरी देता है या फिर नॉन मॉनेटरी देता है, कुछ भी अगर इंसेंटिव देता है, कुछ भी कंसिडरेशन देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। क्या बोलते हैं? सैलरी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? इन दोनों के बीच में होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय।
बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इस पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जब कभी भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिए और इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय से काम करवाता है और उसके बदले में कोई भी कंसीडरेशन देता है, मैं बड़ा सा लिख देता हूं, कोई भी कंसिडरेशन देता है इन रिटर्न उसके वर्क करने का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। इसका मतलब कि सर अभी जो आपने एग्जाम्पल लिया था 3, मैंने बोला हाँ, कौन कौन सा लिया था? आपने बोला कि सर पहला आपने एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनर है, क्या है? पार्टनर है, और वो प्रॉफिट का हिस्सा कमाता है, तो जब पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो दे आर नॉट इंप्लॉय, वो इंप्लॉय नहीं होते हैं, वो ओनर होते हैं। वहां पे इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश हो पाता है, और जब नहीं हो पाता है तो अगर प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर लेकर के जाता है तो वो सैलरी के अंदर में नहीं आएगा। अगर वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है और उसको प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है, या उसके बीच में इंप्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट नहीं साइन होता है, या वो उस कंपनी का इंप्लॉय नहीं है, तो उस केस में मैनेजिंग डायरेक्टर को जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा वो सैलरी में नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी कॉलेज में पढ़ाता है, या अगर कोई व्यक्ति किसी स्कूल में पढ़ाता है, टीचर है, तो वो संस्था या वो इंस्टीट्यूशन उसकी इंप्लॉयर कहलाती है। क्यों? क्योंकि दोनों ने इंप्लॉयमेंट, जो टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट होता है, उस पर साइन किया, उस पर एग्री किया है। यानी कि टीचर का जो इंस्टीट्यूशन है वो इंप्लॉयर है, और जो टीचर है वो क्या है? इंप्लॉय है। तो अगर दोनों के बीच में इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप है, अगर वो किसी दोनों के बीच में इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो सैलरी का पार्ट बनेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक और एग्जांपल, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, एमपीज और एमएलए होते हैं, उनको रेम्युनरेशन मिलता है, तो क्या वो सैलरी के अंदर में आएगा? एमपीज एमएलए, ध्यान से सुनना और खुद से सोचना, एमपी है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और एमएलए है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और उनको कोई भी पारिश्रमिक यानी कि रेम्युनरेशन मिलता है, तो क्या वो सैलरी के अंदर में आएगा? याद रखना, एमपीज एंड एमएलएज आर रिप्रेजेंटेटिव। वो क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ना कि इंप्लॉय होते हैं। तो अगर एमपी एमएलएज को हम कोई भी रेम्युनरेशन देते हैं, कोई भी पारिश्रमिक देते हैं, तो वो हमारा सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एनी इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर। यानी कि एमपीज एमएलए को अगर कोई भी रेम्युनरेशन मिलता है तो वो सैलरी का हिस्सा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज देयर इज नो इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है सर। अगर हम बात करें प्रिंसिपल और एजेंट की, किसकी बात करें? प्रिंसिपल और एजेंट की, तो क्या प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप होता है? द आंसर इज नो। इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप जो होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में नहीं होता। हालांकि एक्सेप्शन है यहां कि कभी कभी जो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, कभी कभी वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एजेंट बना रहा हूं और तुमको मैं कमीशन ना देकर के मैं तुमको फिक्स सैलरी देता हूं, या हमारे बीच में जो हम लोग का जो एग्रीमेंट हुआ है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखता है कि मैं आपका एम्प्लॉयर हूं। यानी कि प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे एम्प्लॉयर हूं और तुम मेरे क्या हो? एम्प्लॉय हो। तब उस केस में हम लोग मानते हैं कि वहां पे सैलरी कंसीडर की जाएगी। लेकिन नॉर्मल केस में प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता है, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता है तो वो सैलरी के अंदर में नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब सपोज लॉयर है,
ठीक है, कोई लॉयर है, उसको कॉपी करेक्शन करने को मिल गई किसी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करूँ कि बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इसलिए अभी हम इस पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। अगर कोई लॉयर है या कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है, उसको कॉपी करेक्शन मिल गई किसी यूनिवर्सिटी की, आओ कॉपी चेक करके जाओ, सीए की कॉपी हो गई, या आईसीएआई ने इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि ऐसा सीए साहब आओ और मेरी कॉपी चेक करके चले जाओ, हर कॉपी चेक करने का हम आपको इतना पैसा देंगे। तो जल्दी से बताओ, एक व्यक्ति वर्क कर रहा है, दूसरे के लिए वर्क कर रहा है, एक व्यक्ति वर्क कर रहा है, दूसरे के लिए वर्क कर रहा है, ठीक, यानी कि वर्क हो रहा है और बदले में मुझे क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है, रेम्युनरेशन मिल रहा है। जल्दी से बताओ, क्या उस इंस्टीट्यूट और सीए के बीच में, या उस इंस्टीट्यूट या लॉयर के बीच में, या उस इंस्टीट्यूट और उस टीचर के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ, यानी कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेक हुआ होगा, तब तो वो सैलरी में आएगा। बट सीए और इंस्टीट्यूट के बीच में कोई एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुई, लॉयर और इंस्टीट्यूट के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुई, और टीचर जो है वो अगर किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ जाता है क्या करने, कॉपी चेक करने के लिए, उस इंस्टीट्यूट का उस टीचर के साथ भी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता है। तो अगर कोई भी ऑनरेरियम मिलता है या कोई भी रेम्युनरेशन मिलता है कॉपी करेक्शन करने के लिए या कॉपी चेक करने के लिए, तो वो सैलरी के अंदर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आ रही कहानी समझ में? बिल्कुल सर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट टाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्ट टाइम, ठीक है। फुल टाइम पार्ट टाइम का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। सैलरी का फुल टाइम और पार्ट टाइम से लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर आपको एज अ पार्ट टाइम भी सैलरी मिलती है या एज अ फुल टाइम आप कहीं एम्प्लॉयड हो, दोनों ही केस में आपका सैलरी माना जाएगा। यानी कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से यहां कोई मतलब नहीं है। आप पार्ट टाइम हो गए तो भी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी, और अगर फुल टाइम हो गए तो भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी। ठीक है, यस सर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि देयर मे बी अ चांस कि एक ही इंप्लॉय के दो इंप्लॉयर हो सकते हैं या दो से ज्यादा इंप्लॉयर हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा चांसेस है और होता भी है कि एक इंप्लॉय के दो या दो से अधिक इंप्लॉयर होंगे। यानी कि मैं एक इंस्टीट्यूट की जगह दो या दो से ज्यादा इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, तो उस केस में जितने भी इंस्टीट्यूट से मुझे पैसा मिलेगा एज एन एम्प्लॉय, कोई भी रेम्युनरेशन मिलेगा, तो वो सारा का सारा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। आगे बात समझ में? श्योर, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम लोग क्विक रिकैप करते हैं, क्विक रिकॉल करते हैं, सारा चीजें रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि जब कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर नहीं है तो कोई भी रेम्युनरेशन अगर दिया जाएगा तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनर्स अगर होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स अगर होगा या कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसका इंस्टीट्यूशन के साथ से कोई भी डायरेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं निकलता है, तो अगर प्रॉफिट दिया जाएगा पार्टनर को, अगर प्रॉफिट दिया जाएगा डायरेक्टर को, या अगर रेम्युनरेशन या ऑनरेरियम दिया जाएगा टीचर को फॉर कॉपी करेक्शन या कुछ भी, तो वो सारी की सारी चीजें एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होने की वजह से इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में नहीं आएगी। ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप जो होता है वो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। कॉपी करेक्शन मैंने बता दिया, या एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट करने के लिए मैंने ड्यूटी पे चला गया, या कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी के अंदर में नहीं आएगा। MP MLAs है वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जब एम्प्लॉय नहीं है तो उनको भी सैलरी जो दी जाएगी, जो भी रेम्युनरेशन दिया जाएगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में नहीं आएगा। ठीक, अच्छा।
पार्ट टाइम फुल टाइम से कोई मतलब नहीं है, दोनों के दोनों सैलरी के अंदर में आएगा। और अगर एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक जगह से पैसा पाता है या सैलरी पाता है तो वो सारी की सारी क्लब कर दी जाएगी, यानी कि सारी की सारी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में आएगा। क्लियर है? पक्का? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सैलरी एंड वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। वेजेस का मतलब लेबर से मिलता है और उसके अलावा सैलरी जो होता है वो एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक है। लोन अगर एम्प्लॉयर ने दिया होगा, हालांकि डिस्कस करेंगे आगे, अगर लोन एम्प्लॉयर ने दिया होगा तो जो लोन देता है वो सैलरी का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक है, दैट इज नॉट सैलरी। अगर मैं किसी को लोन देता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको सैलरी दे रहा हूं। ठीक, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, मैंने आपको लोन दिया तो लोन इज नॉट इक्विवेलेंट टू सैलरी। सैलरी अलग चीज है, लोन अलग चीज है। ठीक है, तो लोन आपका सैलरी के अंदर में नहीं आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर है तो एक हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, चलिए ओके। सबसे पहले बोला कि कब चार्ज करेंगे हम टैक्स, या कब हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे, चार्ज टैक्स ऑन सैलरी। और इसके आगे है व्हेन, कब मैं चार्ज करूं आपके ऊपर सैलरी, यानी कि कब आपकी सैलरी की इनकम मान लिया जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये है मेरा 1 अप्रैल, ये मान लेते हैं 31 मार्च। ठीक, 1 मई, 1 जून, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 31 मार्च। ठीक है, चलो ये हमारा ईयर है। ठीक है, अच्छा, और ये मंथ हो गया बीच में। कह रहा है कि हम काम करते हैं 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक। ठीक, 1 अप्रैल से हम काम करते हैं 30 अप्रैल तक। ठीक है, और हमको सैलरी मेरी क्रेडिट होती है, 1 को हो सकती है, 2 को हो सकती है, 5 को हो सकती है, भाई कभी भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? मैंने काम किया महीने भर, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मैंने महीने भर काम किया। सैलरी जो अकाउंट में मेरी क्रेडिट होती है वो हो सकती है 1 अप्रैल को हो जाए, सॉरी हो सकता है 1 मई को हो जाए, 2 मई को हो जाए, 5 मई को हो जाए, 8 मई को हो जाए, कभी भी हो सकती है। ठीक, अच्छा, यानी कि मान लेते कि मुझे रिसीव हो रहा है वो 5 मई को, 5 मई को हमको क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। और 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मैंने काम किया, यानी कि ड्यू कहां हुई है, 30 अप्रैल को। ठीक है, तो ड्यू डेट हमारे पास कितना है, 30 अप्रैल, और रिसीव हमने कब की है, 5 मई को। मामला फंसा कि मैं किस दिन इनकम को मान लूंगा कि इनकम हो गई सैलरी से, और किस दिन मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा। आ रही बात समझ में? कुछ क्वेश्चन फिर सुनो। मैंने बोला कि मैंने महीने भर काम किया, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। मुझे सैलरी रिसीव होती है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है 5 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जब भी होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने काम किया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में रिसीव कब हुई, 5 मई को। मामला फंसा कि मैं किस दिन टैक्स लगाऊं, क्या मैं 30 अप्रैल को लगाऊं या मैं 5 मई को लगाऊं। आ रही बात समझ में? होल्ड डाउन, रुको। केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 1 एंड नाउ दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है कि मैंने काम किया 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, फिर मैंने काम किया 31 मई तक, और फिर मैंने काम किया 30 जून को तक। मैंने काम किया 3 महीने। मेरा एम्प्लॉयर इतना दिल का बड़ा था, इतना ज्यादा दिल का बड़ा था, कहते कि मैं तुमको एडवांस में सैलरी दे देता हूं, लो
यानी कि उसने मुझे जून की सैलरी मई में ही दे दी। ओ माय गॉड, यानी कि अगर मुझे 10,000 रुपया मिलता है हर महीने, तो मुझे 31 तारीख को ही, 31 तारीख तक मुझे मिलनी कितनी चाहिए थी? 10,000 और 10 यानी कितनी मिलनी चाहिए थी? 20,000। भाई 2 महीने कितना मिलना चाहिए था? 20,000। लेकिन मेरा एम्प्लॉयर इतना इसका दिल बड़ा था, इतना बड़ा दिल था कि उसने 30 जून की सैलरी मुझे कब दे दी? मई में ही, कि जाओ बेटा ऐश करो। यानी कि उसने 10,000 मुझे और दे दिया, यानी कि उसने मुझे कितना दे दिया? 30,000। 20,000 तो ड्यू हुई है और 10,000 अभी ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन 10,000 मैंने क्या कर लिया है? रिसीव कर लिया है। आ रही है कहानी समझ में? पक्का? सर एक बार रिपीट कर दीजिए कहानी फिर से। मैंने कहा ठीक है। आपके सामने 2 केस है। आपके सामने कितना केस है? 2 केस है। पहला केस ये कहता है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल मैंने काम किया, 30 अप्रैल तक मेरा पूरा सैलरी ड्यू हो गया और मेरे अकाउंट में वो आया है 5 मई को। ठीक है सर, पहला केस ड्यू हुआ है 30 अप्रैल, रिसीव हुआ है 5 मई, यानी कि 5 दिन बाद रिसीव हुआ है। केस नंबर 2, मेरा ड्यू हुआ है 31 मई तक का सिर्फ, यानी कि ड्यू सिर्फ कितना हुआ है? 31 मई तक का 20,000, लेकिन मुझे रिसीव हो गया है जून का भी 31 मई को ही रिसीव हो गया है 10,000 और, यानी कि 30,000। ये 10,000 मुझे पहले ही मिल गया। अगर मैं 31, मैं इसकी अगर बात करूं तो जल्दी से बताओ इस केस में कितना टैक्स लगेगा और कब, और इस केस में कितना टैक्स लगेगा और कब? पहली बात करते हैं। पहले वाले केस में ड्यू हुआ है 30 अप्रैल तक, रिसीव हुआ है 5 मई को, तो सरकार कहती है अच्छा कमा लिए हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमसे आकर के पूछता है अच्छा कमा लिए हो? उसने बोला हाँ कमा लिए हैं। कितना कमाए हो? 30 अप्रैल तक कमाए हो। 30 अप्रैल तक कितना कमाए हो? 10,000। तो एक काम करो, 10,000 पे चुपचाप से टैक्स दे दो। किस दिन? 30 अप्रैल को ही। यानी कि 30 अप्रैल को जैसे ही ड्यू हुआ, आपके ऊपर टैक्स लग गया। कितने का? 10,000 रुपये। कहानी समझ में आ रही है? यानी कि रिसीव से कोई मतलब नहीं है, ड्यू हो गया तो टैक्स दे दो। ठीक है सर। केस नंबर 2, सर केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग तो ड्यू हुआ है 31 मई तक, कितना? 20,000। तो लगना कितना चाहिए? 20,000 पे। ड्यू कितना हुआ है? 20,000। क्यों? क्योंकि 10,000 तो मुझे एडवांस में रिसीव हो रहा है ना, इसका मतलब कि ड्यू कितना हुआ है? 20,000। तो टैक्स कितने पे लगेगा? 20,000 पे। कब? 31 मई को। मैंने कहा रुको, ठहरो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया हमको तो टैक्स से मतलब है, ठीक, और वो कहता है हमको ज्यादा टैक्स से मतलब है, ठीक। तो उसने अपने हिसाब से क्या बनाया? प्रोविजन कि हम ड्यू पे भी लेंगे और हम रिसीव पे भी लेंगे। हम ड्यू पे भी लेंगे, हम रिसीव पे भी लेंगे, जो दोनों में से पहले हो जाए। मतलब सर मैंने कहा कितना आसान है, ड्यू अगर हो गया है तो ड्यू वाला दे दो, रिसीव हो गया है तो रिसीव वाला दे दो, जो दोनों में से पहले हो। अच्छा, इसका मतलब कि पहले वाले केस में ड्यू 30 अप्रैल को हुआ है तो 30 अप्रैल को 10,000 पर टैक्स लग गया। दूसरे वाले केस में 20,000 तो ड्यू हो ही चुका है, 10,000 रिसीव भी हो गया है। इसका मतलब कि इस पूरे 30,000 पे क्या दे दो? टैक्स दे दो। ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। यह है आपका चार्जिंग सेक्शन। आ रही है बात समझ में? सर चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि एक्रूवल ऑफ सैलरी और रिसीव ऑफ सैलरी विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो जाएगा उसी पे आपको टैक्स दे देना है।
अगर ड्यू पहले हुआ तो ड्यू पे टैक्स दे दो, रिसीव पहले हुआ तो रिसीव पे पहले दे दो। क्यों? क्योंकि ये 10,000 मैंने रिसीव कर लिया है, ये ड्यू कब होगा? अगले महीने, लेकिन हम अगले महीने का वेट नहीं करेंगे। ये 20,000 ड्यू हुआ और रिसीव हुआ, ले लो। ये 10,000 रिसीव हो गया, भले ड्यू नहीं हुआ है, फिर भी ले लो। कितना आसान है, जो दोनों में से पहले होगा। ठीक, जैसे मैंने बोला ड्यू हुआ है 30 जून को 20,000 और रिसीव हुआ है 1 जुलाई को 20,000। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहता है 1 जुलाई को टैक्स नहीं लगेगा, यानी कब लगेगा? 30 जून को ही लगेगा। और कितने पे लग जाएगा? 20,000 पे। सपोज मान लो मैंने रिसीव ही नहीं किया, मुझे रिसीव हुआ 10,000 सिर्फ। 30 जून को ड्यू हुआ 20,000, यानी सैलरी हमको ड्यू हो गई है 20,000, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर बोलता है कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से पेंडेमिक है, और पेंडेमिक की वजह से भैया आधा ही सैलरी देंगे अभी फिलहाल में, आधा सैलरी हम आपको बाद में दे देंगे, ये मेरा कसम से प्रॉमिस रहा, लेकिन अभी फिलहाल कितना देंगे? आधा देंगे। यानी कि हमको कितना मिला? 10,000 हाथ में आया। हाथ में कितना आया? 10,000, लेकिन टैक्स कितने पे देंगे? 20,000 पे। ओ माय गॉड सर, ये तो ज्यादती है। मैंने कहा हाँ, आपको ड्यू हो गया, आपको देना है, भले आपने रिसीव किया या नहीं किया। इससे कंडीशन और वर्स्ट करते हैं। 1 जुलाई छोड़ो, 1 अगस्त आ गया, लेकिन हमको 1 रुपया नहीं मिला। कह रहा है हम सैलरी अभी नहीं दे पाएंगे, खाली ड्यू करते जा रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, क्रेडिट नहीं कर रहा है। तो उस केस में हाथ में आया कुछ नहीं, नील, लेकिन टैक्स हम कितना देंगे? 20,000 पे। कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि ड्यू हो गया है। तो रिसीव कर लिए तब तो बेटा रिसीव ही करे, तब तो टैक्स दो ही। ड्यू भी अगर हो गया तो वो भी ले लेंगे, भले आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अब आई डोंट थिंक कि आप लोग के दिमाग में कोई भी संशय होगा, कोई भी संशय नहीं होना। अगर सर 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और 20,000 रुपया कमाता है, सर 5 महीने छोड़ो बेटा, 12 महीने लो, तुम्हारे लिए 12 महीने कर दे रहे हैं। 1 अप्रैल से मैं काम करना शुरू किया, 31 मार्च हो गया, मैं 20,000 रुपये महीने के हिसाब से कमाता था। 12 महीने मैंने काम किया, मुझे 2,40,000 रुपया चाहिए था, ये ड्यू हो गया। पूरा 1 साल बीत गया, मेरा एम्प्लॉयर इतना बुरा था कि मेरे हाथ में दिया ही नहीं, फिर भी हम काम कर रहे थे गधों की तरह। ठीक, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि ड्यू हुआ है 2,40, रिसीव आपको 0 हुआ है, तो भी आपको टैक्स कितने पे देना होगा? ओ माय गॉड सर 2,40,000 रुपये। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो ड्यू हो गया। ठीक, यस सर। सर ये 2,40,000 ड्यू हुआ, उसने मुझे पे भी कर दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने पे भी कर दिया, यानी कि 2,40,000 हमको रिसीव भी हो गया। और इसके साथ साथ उसने मुझे होली बोनस भी दे दिया। दिवाली बोनस होता है, उसी तरह होली बोनस आ गया, मार्च में तो होली आती है। होली बोनस उसने दे दिया मुझे 2 महीने का। लो बेटा, वैसे तो दिवाली बोनस होता है, मान लेते हैं 2 महीने का दे दिया। इसका मतलब कि मुझे 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000 रुपये और मिल गया। इसका मतलब कि टैक्स लगेगा इस ड्यू वाले पे 2,40 पे, प्लस और 40,000 पे, यानी कि टैक्स लगेगा 2,80,000 पे, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी 2,80,000। अब तो किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम सिर्फ इतने पे ही सीमित रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग सैलरी के अंदर में क्या क्या आता है और क्या क्या प्रोविजंस होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में कुछ आपको नॉलेज हुई। ठीक है, एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा क्या होना चाहिए?
MP MLA वाला हिसाब किताब हम लोगों ने देख लिया है कि वो लोग को सैलरी का पार्ट नहीं बनता है, ऑनरेरियम जो है वो पार्ट नहीं बनता है, पार्ट टाइम अगर होगा तो वो पार्ट बन जाएगा। और इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। चार्जिंग सेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं लिख देता हूं एक जगह, चार्ज टैक्स ऑन सैलरी, इसमें लिख दो ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो गया उसी बेसिस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, एक आप लोग का होमवर्क है, छोटा सा लिख लो, लिख लो। इसी को अगर समझने के लिए हम करें तो ये हो जाएगा कि अ मैन वॉज एम्प्लॉयड, अ मैन एम्प्लॉयड ऑन ₹10,000 per month and received 3 months salary in advance, 3 months salary in advance for the month of, for the first quarter या for the month of April, May and June of next year। ठीक, कंप्यूट इज टैक्सेबल सैलरी, इसकी टैक्सेबल सैलरी निकालना है। मैन एम्प्लॉय हुआ है 10,000 पर मंथ बेसिक सैलरी पे, मतलब मंथली सैलरी पे, और उसको 3 महीने का एडवांस भी मिल गया है। किस महीने का? अप्रैल, मई और जून का। तो जल्दी से बताना है कि आपको उसका टैक्सेबल इनकम साल का कितना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या सैलरी में क्या क्या आता है और आगे के प्रोविजंस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।